अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। और मैं हूं समीना राना। नासिन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले अपने आज के मौज़ूआत के हवाले से बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा गवादर के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और जो जारी मंसूबे हैं उन पर ब्रीफिंग ली, उस हवाले से उन्हें बताया गया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस तकरीब से खिताब भी किया। क्या कहना था खासतौर पर सी पैक, गवादर, बलोचिस्तान की तरक्की के हवाले से किन मंसूबों का आगाज़ किया जा रहा है और इससे पूरे मुल्क को और खासतौर पर बलोचिस्तान को मुस्तकबिल में क्या फ़वाइद होने जा रहे हैं, इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ भारत की पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी बात की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक दफ़ा फिर सवाल उठाया ये फैटफ से कि फैटफ क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ आलमी मंजरनामे में जो तब्दीली हो रही है, अफ़गानिस्तान से आलमी अफवाज का इनखला और उसके बाद की सूरत हाल कैसे डेवलप हो रही है, साथ ही साथ कुछ मौसम तब्दील हो रहा है, दिन में गर्मी और रात में बारिश की पेशगोई की गई है। इस तमाम इन मौज़ूआत पर हम तफसील से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म के गवादर के विज़िट के हवाले से ही बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस तकरीब से जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि गवादर की तरक्की से बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। और सरमायाकारों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बात की। उन्होंने कहा कि मासी में सरमायाकारों को ऐसी कोई मराहत नहीं दी गई, ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई कि सरमायाकार पाकिस्तान का रुख करते, बल्कि मासी में बदकिस्मती से के साथ पाकिस्तान के साथ ये होता रहा कि जो पाकिस्तान का बड़ा सरमायाकार था उसने भी खुद को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करने की तरजीह दी। लेकिन अब हम ये कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अब ये तरजीह है कि सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मराहत दी जाए ताकि उन्हें एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें उनके कारोबार को भी तरक्की मिले और उनकी हौसला अफजाई भी हो, और इसको देखते हुए बैरूनी सरमायाकार भी पाकिस्तान में आए। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि एक वक्त था जब एशिया के तमाम ममालिक जो तरक्की पजीर थे पाकिस्तान की जानिब देखते थे। 60 की दहाई में पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान ने जो पेस पकड़ी थी, उसके बाद हमने कुछ गलतियाँ की। पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे इलाके हमारे पसमानदा रह गए। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पहली दफ़ा हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाके डेवलप हो रहे हैं उनके साथ हम पसमानदा इलाकों को भी डेवलप करें और उसी तेज़ी के साथ उस तरफ हम तवज्जो लेकर जाएँ और उन इलाकों की पसमानदगी दूर करने के लिए, वहाँ की जो महरूमियाँ हैं उनका खात्मा करने के लिए बहुत सारे फंड्स का रुख उन इलाकों की तरफ कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए उन इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया है। जी, इसी पर मज़ीद बात करेंगे। माहिर मुआशियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आज बहुत अहम तारीख़ी तकरीब, तारीख़ी मंसूबों का इफ्तिताह और तारीख़ी ख़िताब भी कहा जा सकता है, जिसमें बलूचिस्तान, गवादर, ख़ास तौर पर जनूबी बलूचिस्तान की बात की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। और हुकूमत का ये अज़्म कि माशी तरक्की, पाकिस्तान इस तरक्की में ना सिर्फ खुद तरक्की करना चाहता है बल्कि सरमायाकारों को दावत दे रहा है, दूसरे ममालिक से हम सीखना भी चाहते हैं और उन्हें शामिल भी करना चाहते हैं। कितना बड़ा आज का दिन था? देखिए, पहली चीज तो ये है, यकीनन ये एक हिस्टोरिक डे था, क्योंकि ग्वादर की जो आवाज बंद कर, जो एक्सपोर्ट बराए मेहरबानी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे आज के दिन के हवाले से हम उनका तज्ज़िया लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस बात का इजहार किया गया है कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर पानी का मसला, गैस का मसला और जो दीगर मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए कभी कोशिशें नहीं हुई, लेकिन अब ये मसाइल हल किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तरक्की की राह में बहुत सारे इलाके पीछे रह गए पाकिस्तान के, और कोई भी मुल्क तरक्की उस वक्त करता है जब आप पसमानदा तबके को साथ लेकर चलते हैं, जब आप पसमानदा तबके की ज़िंदगी, मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए कोशां होते हैं, तभी मुल्क तरक्की करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बहुत सी बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान है और ये अवाम के वहाँ के बुनियादी बेसिक मसाइल हैं, बेसिक इशूज़ हैं जिनको हल करना किसी भी हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ माजी में, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि गवादर मनसूबे बलूचिस्तान के अवाम को तरक्की की नई राह पर डाल देंगे और सी पैक के तमाम मनसूबों की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद निगरानी कर रहे हैं, खुद दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि सी पैक गेम चेंजर है और पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर कहा जाता है इस मंसूबे को, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मासी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मैंने बहुत तरक्की करते देखा, बहुत ऊपर जाते देखा हमने, और दुनिया भी तारीफ कर रही थी। 60 की दहाई का जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अजीम ममलिकत बनाना हमारा ख्वाब है और अब इस ख्वाब की ताबीर इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हमारे मुआशियात हैं। इख्तियार बेग साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी हाँ, सॉरी लाइन डिस्कनेक्ट होती है। मैं कह रहा जी हूँ जी। 730 बिलियन रुपीस का एक पैकेज दिया गया है ताकि ग्वादर
पोर्ट और उसके साथ मुल्हका इलाके ग्वादर शहर में जो है वो तरक्की हो, उसमें टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क़याम भी है। और साथ ही साथ ग्वादर के 3 मसले थे बड़े, और हम जब मीटिंग करते थे प्राइम मिनिस्टर साहब से हम यही कहते थे कि पोर्ट जब डेवलप होती हैं, जब शहर डेवलप होते हैं, और शहर डेवलप होते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर उनका साथ में डेवलप होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि तीनों चीज़ों को आज एड्रेस किया गया है। सोलर सिस्टम से उन्होंने वहाँ से बिजली की फराहमी करी है। ग्वादर शहर में पानी का मसला था तो डीसैलिनेशन प्लांट 1.25 MGD वाटर का जो है उसकी इनाग्रेशन हुई है, और MOU साइन किए गए हैं इलाके की जो है बहाली के लिए, तरक्की के लिए। इसमें जो जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि फिशरीज के लिए भी एक खुसूसी इंसेंटिव पैकेज का ऐलान किया गया, क्योंकि ग्वादर से ताल्लुक है फिशरी का, और फिशरमैन जो है वहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी है जो फिशरमैन है, जो फिशरी से उनका ताल्लुक है, तो उनकी बेहतरी के लिए भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ग्वादर के, हाँ एक चीज़ और जो वज़ीर आज़म ने कही कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दुनिया के एयरपोर्ट से जब डायरेक्ट रब्ता होगा तो ग्वादर जो है वो दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा, और ये चीज़ वाकई में एक उसका इंतजार था कि ग्वादर एयरपोर्ट के जरिए डायरेक्ट जो है एक नेटवर्क हो जाए ग्वादर का दुनिया के बड़े शहरों के साथ, तो उसकी भी आज बात की गई है। मैं ये समझता हूँ आज जो MOU साइन करें, और जो इस लेवल की वफाकी काबीना के वजीर थे, चीफ मिनिस्टर थे, कमाल साहब, वजीर आजम साहब थे, जैदी साहब थे, तमाम मुतल्लका लोगों की ओनरशिप नजर आती है। और आज एक बड़े वाज़ेह जवाब मिल गया है। जो लोग ये कहते थे कि ग्वादर स्लो हो गया है, ग्वादर के प्रोजेक्ट जो हैं स्लो डाउन हो गए हैं, या CPEC के प्रोजेक्ट जो हैं स्लो डाउन हो गए हैं, आज आपने देखा कि काउंटर पार्ट जो हमारे साथ चाइना के हैं वो भी साथ में इसमें मौजूद थे तकरीब में, और उन्होंने भरपूर ग्वादर के प्रोजेक्ट को तेजी से तेजी कंप्लीट करने की वादा किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक खुशाइन बात है। इसमें वजीर आजम के साथ साथ मैं उन तमाम वज़रा को जिनकी टीम ने मिलकर ये काम किया, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बेहतरीन मराहत ऐलान की गई हैं। उसमें कस्टम ड्यूटी की छूट है, उसमें इनकम टैक्स की छूट है, टैक्स एग्जम्पशंस हैं, और उसमें दीगर मराहत हैं जिसमें इस इंडस्ट्रीज में बनाई हुई चीजें एक्सपोर्ट हो सकेगी। तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए। और जो चीज सबसे जरूरी जिसकी वजीर आजम साहब ने आज अपनी तकरीर में भी इजहार किया है, जॉब क्रिएशन है, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो फैक्ट्रीज लग रही हैं उसमें ज्यादातर लोग जो हैं मुकामी हैं, जो बलूचिस्तान के हैं, जो ग्वादर के हैं। तो मैं समझता हूँ कि जॉब क्रिएशन के साथ साथ उन्होंने ग्वादर को फोकल पॉइंट डिक्लेयर करा है। ये बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है कि CPEC के तमाम मंसूबों में अगर फोकल पॉइंट आप किसी जगह को कहते हैं या किसी मंसूबे को कहते हैं तो वो ग्वादर है। और ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसका जवाब हर एक उस आदमी को मिल जाता है जो CPEC के बारे में या ग्वादर के बारे में मुख्तलिफ राय रखता था। आज एक बड़ी वाज़ेह वज़ीर आज़म साहब ने, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं और ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इसमें 100 के करीब लाइसेंस इजरा किए गए थे। मैं खुद वहाँ पे जाके उन्होंने इनवाइट किया था, कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन थी, और इसमें चाइनीज कंपनीज भी हैं, बाहर की कंपनियां भी हैं, ज्यादातर फॉरेन कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें मतलब मिर्जा साहब, आज एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पॉलिसी स्टेटमेंट में अपने खिताब में जहां बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, एक ओपननेस का भी जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और वन विंडो के जरिए ऐसे सरमायाकार जो दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में और ग्वादर में, आज हमने देखा बहुत सारे ममालिक के, दोस्त ममालिक के सुफरा भी मौजूद थे। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ओपननेस वाली? जी देखिए, आज जो वजीर थे उसमें कुवैत के थे, ओमान के थे, इजिप्ट के थे, कीनिया के थे, कतर के थे, चाइना के थे। अब आप ये देख लें, ये ओनरशिप है, ये ओनरशिप है इन ममालिक की जो वहाँ पर्सनली मौजूद थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी बाइट्स में इस बात को एंडोर्स किया है कि ये आने वाला कल और मुस्तकबिल जो है ग्वादर
वो सी पैक उसको फोकल पॉइंट जो कहा गया है वो बिल्कुल सही किया गया है। और सी पैक में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सनतों का इफ्तिताह हुआ है, ये बिगनिंग है। अब इसमें लाइसेंस ऑलरेडी इशू 100 किए जा चुके हैं और 100 लाइसेंस के साथ वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो इलाज जो मालजा है इनका वो फ्री इनको फराहम किया जा रहा है। और इनके साथ जो लोग मुंसलिक हैं, हमारे बड़े प्यारे, मेरे तो बड़े भाई हैं, हसन निसार साहब हैं, और डार और डार्लिंग तो हमारी लेफ़्ट साइड पे खड़े हैं, खालिद अब्बास डार साहब, सुहेल बड़ाई साहब, सुहेल अजीज़ी साहब, यासीन खान साहब, आसफ़ अफान साहब, इनके साथ जितनी भी इनकी टीम साथ इनके काम कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनको हम जो है वो सलाम पेश करते हैं। और इनके इस कार्य खैर के अंदर हम भी इनके साथ हैं। इसका सेंटर जो है वो फैसलाबाद में भी मौजूद है, दीगर शहरों में भी मौजूद है। और हुकूमती सतह के ऊपर जो भी इनको सहूलत चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, वो इंशाल्लाह हम इनको जो है वो फराहम करेंगे। ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सेटअप है, ख़ास तौर के ऊपर हेल्थ के अंदर जो हमारी NGOs जो हैं वो सही मानों में जो है वो खिदमत खल्क का काम कर रही हैं, और इनकी हमें खुल के हौसला अफजाई करनी चाहिए, दिल खोल के हमें इनके इस अमल की जो है वो तारीफ़ करनी चाहिए। तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये इस सारे काम के अंदर हुकूमत के का भी हाथ बढ़ा रहे हैं, और ये जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इन दुखी इंसानियत के ये जो बच्चे हमारे तकलीफ़ में हैं, इनको इलाज और मालजा जो है फ़राहम करें। उसमें संदस फाउंडेशन को मैं फिर से क्रेडिट भी देता हूँ और इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि ये जो अच्छा काम कर रहे हैं इस काम को जारी और सारी रखें। अच्छा फारूक भाई, पिछले 10 साल से हम भी यही सवाल करते हैं और यहाँ पे जो भी खड़ा होता है वो एक ही जवाब देते हैं कि हम करेंगे। इसका वाहिद हल है, हम इस फर्ज को इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि अगर एक बिल पास कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए कि उस वक्त तक कोई निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं होगा जब तक दोनों की दूल्हा और दुल्हन की रिपोर्ट्स नहीं दी जाएगी कि वो थैलेसीमिया फ्री है, तो हम इस फर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। तो क्यों नहीं संजीदगी से कोई भी इंसानियत का दर्द लेकर यहाँ देखता है तो मुतासर होता है, जब इस्लामाबाद की खूबसूरत फिजाओं में जाता है तो भूल जाता है। ये कार्य खैर आप ही अंजाम दे दें। देखें, ये मेरे ख्याल में शायद ऐसी जो मोजी मर्ज़ है, ये शायद किसी के घर में हो या उसके जानने वाले में लाजमी मौजूद है। और आपने बात ठीक की है। इसके हवाले से कानून साजी के साथ साथ एक बहुत बड़ा सोशल टैबू भी साथ जुड़ा हुआ है हमारे ही माशरे के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि एहतियात जो है वो कहते हैं ना, इलाज से भी बेहतर है, और इस हवाले से हमें भरपूर तरीके से इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कवानीन के ऊपर भी कवानीन बन जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद भी उसी अवेयरनेस की बुनियाद के ऊपर होता है कि ये हमारे ही फ़ायदे के लिए, ये हमारी ही बेहतरी के लिए, ताकि किसी का बच्चे को इस किस्म की जो है वो बीमारी लाहक ना हो। जिस तरह हम पोलियो रेडिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, दीगर अमराज के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से एक लार्जर कंसेंसस भी हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने में हम साथियों का बहुत बड़ा किरदार है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। तो पिछले चंद दिन पहले पंजाब असम्बली के अंदर एक बिल पास तकरीबन कर दिया गया, जिसके मुताबिक कोई भी साफ़ी जो है ना वो किसी मेंबर से सवाल नहीं कर सकता, अगर सवाल करेगा तो जुर्माने के साथ सज़ा होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मीडिया से जो उन्हें बरसरे इक़्तिदार लाए, इतनी बदज़न क्यों है कि हमारे आज़ादी के ऊपर कटघरे ये देखें, ये तो ऐसा ही है, इस किस्म का बिल तो ऐसा ही है कि अगर आप एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है तो उस पर आप सांस लेने पे पाबंदी लगा दें, या आप एक सहाफ़ी से के ऊपर सवाल करने के ऊपर पाबंदी लगा दें।
नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर लिए चलते हैं गवादर, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से माहिदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनसे खिताब किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जाम साहब, आपने अभी बात की कि पहले वाले जो आए वज़ीर-ए-आज़म या मुल्क के सरबराह, तो उन्होंने वो तवज्जो बलूचिस्तान को नहीं दी जो देनी चाहिए थी। उसकी बहुत बड़ी वजह एक हमारे सिस्टम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक उसमें आपको नज़र आती है कि क्यों उन्होंने बलूचिस्तान को तवज्जो नहीं दी। अगर मैं भी आऊँ, प्राइम मिनिस्टर बनूँ और मेरा सिर्फ मतलब ये हो कि मैं इलेक्शन सिर्फ जीतनी है और मैं वो काम करूँ इलेक्शन जीतने के लिए ताकि मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, तो मैं वाकई बलूचिस्तान के ऊपर इतना टाइम नहीं गुजारूंगा, क्योंकि बलूचिस्तान से तो मैं इलेक्शन नहीं जीतने लगा। तो मैं ये सोचूंगा कि बजाय बलूचिस्तान में जाने के लिए मैं क्यों ना लंदन में जाके अपना इस गर्मियाँ गुजारूं और हैरिड्स में शॉपिंग करूं। तो मैं जो इतनी मेहनत से मैंने करप्शन का पैसा बनाया होगा वो मैं वहाँ खर्च करूं, बजाय मैं यहाँ के बलूचिस्तान में आपकी टाइम स्पेंड करूं। तो लिहाजा एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, 22 प्राइवेट ट्रिप्स थी, 22 भी नहीं बल्कि 23, एक दफ़ा ऑफिशियल ट्रिप, 23 वो प्राइवेट ट्रिप्स करने गया लंदन। तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफ़ा भी नहीं आया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो 10 गुना ज़्यादा दफ़ा बलूचिस्तान से हैरिड्स में शॉपिंग कर रहा था। और दूसरा आसिफ ज़रदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में एक दफ़ा भी यहाँ नहीं आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके लिए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उधर नहीं पहुँचा जिधर पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो उनके मकासद और थे। अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो ज़रूर बलूचिस्तान का सोचेगा। अगर वो कोई इलेक्शन का सोचेगा, अगर वो इलेक्शन का सोचेगा तो वो सोचेगा कि फैसलाबाद डिवीज़न, सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न में बलूचिस्तान से ज़्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, तो वो वहीं तवज्जो दे दे, वो पास भी है। तो ये हमारी बदकिस्मती से जिस तरह हमारा मुल्क इवॉल्व किया है, ये बहुत बड़ी हमारी, अगर आप देखें कि हमारे इलाके पीछे रह गए हैं। अब फाटा सारा कबायली इलाके के अंदर, जिस तरह बलूचिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीनिंग कि कितना इंसानों के ऊपर पैसा खर्च किया गया, तो आप देखेंगे ये सारे इलाके पीछे रह गए। नॉर्दर्न एरियाज हमारे, उधर किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उधर से भी इलेक्शन किसी ने नहीं जीतना था। तो वो सिर्फ उन एरियाज़ को देखते थे, वो कैलकुलेट करते थे कि 5 साल में मैं ये इलाके, इधर मैं पैसा खर्च करूँ, इधर से मैं जीतूँगा, फिर वापस वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर वो सारे पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो देते तो वो शायद अभी भी वज़ीर आज़म बने रहते, क्योंकि मुल्क सारा इकट्ठा मुल्क उठता है। ये नहीं होता कि एक छोटा सा इलाका उठ जाए और बाकी मुल्क पीछे रह जाए। मुल्क, कौमें तरक्की इस तरह करती हैं कि वो हर कौम, मसलन बलूचिस्तान में कोई एडवांटेज है, यहाँ के आपकी मदनियात सबसे ज़्यादा हैं। पंजाब में गंदम है, वो ब्रेड बास्केट है। कराची, सिंध जो है, कराची हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है। नॉर्दर्न एरियाज़ वो टूरिज़म के लिए, और फिर पख्तूनख्वा में टूरिज़म। तो हर इलाके की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो मुल्क कैसे आगे बढ़ता है? जब सारा मुल्क मिल के मुख्तलिफ जो एडवांटेजेस मुख्तलिफ इलाकों के होती हैं वो सब मिला के मुल्क ऊपर उठ जाता है। तो जब आप तवज्जो नहीं देते मुल्क की तरफ, तो आप छोटे थोड़े इलाके आप पैसा खर्च कर देते हैं, वो थोड़ा आगे चले जाते हैं, लेकिन मुल्क आगे नहीं जाता। तो बलूचिस्तान, मैंने हमेशा ये सोचा था कि अल्लाह ने जब भी हमें मौका दिया तो हम बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए तवज्जो देंगे कि बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है, हमारी बुनियादी ज़रूरियात का ये पाकिस्तान सोचता है।
ہماری مشکلوں کا یہ سوچتا ہے، تو تب بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں، دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے، لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات۔ کبھی بھی بلوچستان کی تاریخ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بڑے مشکل معاشی حالات سے نکل رہی تھی، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات ابھی بہتر ہیں، لیکن وہ حالات نہیں کہ ہم اتنا زیادہ بلوچستان کو پیسہ دے سکیں فیڈرل پی ایس ڈی پی سے، جبکہ اتنی زیادہ ہمارے اوپر پنجاب میں، اور پنجاب کے لوگ سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے بڑی ڈیمانڈز ہیں، سارے پاکستان سے ڈیمانڈز ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا، وہ پیچھے رہ گئے، اور بلوچستان سے سینٹر نے بھی انصاف نہیں کیا، اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اس سے انصاف نہیں کیا۔ جو پیسہ آتا بھی تھا میرے خیال میں وہ بھی صحیح طرح نہیں لگا، اور وہ لوگوں نے اپنی ذات کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا ہوگا، لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو پیسہ جانا چاہیے تھا، اس لیے وہ جو سارا ایک احساس محرومی پھیلنی شروع ہوگی بلوچستان میں، یہ کبھی نہ پھیلتی اگر بلوچستان کے لوگ بھی جو اپنے پولیٹیشنز تھے وہ بھی اپنا صحیح معنی میں اندر جو بھی پیسہ ملتا تھا وہ صحیح معنی میں خرچ کرتے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے سب سے بڑا اپنا پیکیج دیا فیڈرل گورنمنٹ نے بلوچستان کو، لیکن میں صرف یہ گوادر کے لیے جو ہم نے کوشش کی اب تک، اور یہ ابھی شروعات ہے، انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گی۔ ایک تو ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر پوری اب کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ایک لگے، چائنیز کے ساتھ مل کے بھی۔ ایک 300 بیڈ کا ٹیچنگ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس سے پھر آپ کے ڈاکٹرز بھی ٹرین ہوتے ہیں یہاں، آپ کی نرسز بھی ٹرین ہوتی ہیں، تو وہ صرف یہی نہیں کہ ہاسپٹل علاج کرتا ہے، وہ ٹرین بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو جام صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو باہر سے بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور ہمارے صدیوں سے یہاں لوگ، ان کی صرف روزگار یہ ہے کہ سمندر میں مچھلیاں پکڑیں، اور یہ بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جو ان کا روزگار ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کم ہوتی جاتی ہیں مچھلیاں۔ تو ہم نے اب پوری طرح یہ جو بڑے بڑے فورن ٹرالرز آتے ہیں ان کے اوپر ہم نے پورا بین لگا دیا، اور وہ جو چائنیز ٹرالر کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی چائنیز گورنمنٹ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کو کوئی اس چیز میں برا نہیں ہوگا کہ کوئی اللیگل غیر قانونی طور کے اوپر یہاں فشنگ کرے، ان کو کوئی نہیں ہوگا۔ ہم پاکستانی کوئی چیز چائنا میں اللیگل کرے تو چائنیز اس کو سزا دیتے ہیں، اور ہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی کرے جو بھی قانون توڑتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تو ان کو کوئی اعتراض اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو شور کر دیتا ہوں کہ اپنے یہ جو محنت کش لوگ جو بڑی مشکلوں سے اپنی روزی کماتے ہیں، ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے۔ ایک ہم نے قرضے دیے ہیں کامیاب جوان میں، ہم نے 10 ارب روپے کے قرضے کامیاب جوان پروگرام میں اور میری ٹائم جو ہماری منسٹری ہے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ مچھلیوں پکڑنے والوں کی جو ان کی کشتی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا، ان کا جو بھی یہ استعمال کرتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اپ گریڈ کرنا۔ تو اس میں سے اب تک ہم نے 10 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا، اس میں سے 5 ارب روپیہ ہم خرچ کر چکے ہیں کہ مچھلیاں پکڑنے والوں کے لیے قرضے دے چکے ہیں۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ یعنی ہم سستے قرضوں کے اوپر لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگ گھر بنا سکیں۔ تو ہم نے اپلیکینٹس مانگے ہیں، 4000 گوادر سے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں، اس میں سے ہم نے اب 200 ایکڑ زمین کی نشاندہی کی ہے جس میں سے 2500 گھر ہم انشاءاللہ بنانا شروع کرنے لگے ہیں۔ سو یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے۔
फिर हमने स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम रखा है कि यहाँ के लोगों के लिए हम स्कॉलरशिप्स दें। ये एहसास प्रोग्राम के नीचे जो हमारा बहुत बड़ा एहसास का प्रोग्राम है, उसमें अब तक हमने जो हमारे प्रोग्राम में जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो 4,698 नौजवान हैं जिनको हम एहसास की स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और फिर हमारी ये कोशिश है कि जो कम्युनिकेशन, देखें सबसे बड़ा मसला ये बलूचिस्तान का, कम्युनिकेशन इतना बड़ा इलाका है, आबादी फैली हुई है यहाँ, उनको पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है। तो अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 3G 4G जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता हम बलूचिस्तान में सारी जगह फैला दें, ताकि लोगों के लिए उससे फ़ायदा ये होगा आगे जाके लोग अपने घरों में बैठ के काम कर सकते हैं, ख़वातीन घर में बैठ के रोज़गार अपना कमा सकती हैं। तो ये हमारा अगला है कि हम कवर करें। तकरीबन अब तक मेरे ख्याल में 40% तक हम पहुंच चुके हैं, ये हमारी कोशिश है। लेकिन हम पूरे बलूचिस्तान तक 3G 4G की कनेक्टिविटी इंटरनेट की करना चाहते हैं, जिससे बिल्कुल एक सारे इलाके के अंदर एक इंशाअल्लाह हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। मैं आखिर में आप सबको एक चीज़ फिर से इस चीज़ का एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट हर साल हमारा इंशाअल्लाह हमारी इकॉनमी जैसे जैसे उठ रही है, हमारी आमदनी जैसे जैसे बढ़ रही है, हम बलूचिस्तान के लिए, मैं जाम साहब आपको भी अश्योर करता हूँ कि हम बलूचिस्तान के लिए हर साल अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए बढ़ाते जाएंगे कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि बलूचिस्तान से जो एहसास महरूमी है, जो पीछे रह गई है, जो बाकी मुल्क आगे चला गया और जो बलूचिस्तान पीछे रह गया, इंशाअल्लाह हम पूरा ज़ोर लगाएंगे, हम भी आपके लिए करेंगे। और दूसरा ये जो CPEC है, ये असल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा CPEC का बलूचिस्तान को है। आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, इंडस्ट्री आएगी यहाँ, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। और ख़ास तौर पे गवादर के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपका बिल्कुल ये इलाका बदल जाएगा। और ये आप अपने जहन से निकाल लें कि अब ये हो गई डेवलपमेंट तो यहाँ के लोगों को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये लोग हमें कहते हैं सुई गैस जब निकली तो वो जो इलाके में लोग थे उनके ऊपर तो किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, वो सारी पाकिस्तान में वहाँ से गैस निकल के सारे पाकिस्तान में गई, लेकिन वहाँ मुकामी लोगों को तो बहुत कम फ़ायदा हुआ। तो ये अब जो तारीख़ से हमने ये जो इस नाइंसाफ़ी से चीज़ सीखी कि आगे से ये अभी कभी नहीं होगा। सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि मुकामी लोगों को पूरी तरह फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवादर में माहिदीन, तलबा और सियासी और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमेशा बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए बलूचिस्तान में लोग आते रहे, अब ऐसा नहीं होगा। बलूचिस्तान ख़ास तौर पर गवादर और यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए ये हुकूमत काम करेगी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे ईवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई एक पुरवकार तकरीब की, जिसमें सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्की के बर्री फौज के सरबराह जनरल अमीद दुंदर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से अता किया। और ये जो निशान इम्तियाज़ मिलिट्री नवाजा गया आज तुर्की के बर्री फौज के सरबराह जनरल अमीद दुंदर को, उसकी तकरीब ईवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई थी और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये अवार्ड तफवीज़ किया अमन के क़याम के लिए। और इसके साथ साथ बर्री फ़ौज के पाकिस्तान और तुर्की के जो फ़ौजी ताल्लुकात हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उनके फ़रोग़ के लिए उनकी जो खिदमात हैं उसके एतराफ़ में उन्हें ये एज़ाज़ अता किया गया। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। हमने इंट्रो में बताया था कि अफ़गानिस्तान में अब हालात काफ़ी हद तक डेवलप हो रहे हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, खित्ते की सूरत हाल बदल सकती है। अफ़गानिस्तान से जितने भी बैनुल अक़वामी अफ़वाज हैं उनके इनख़ला के बाद से अब सूरत हाल यह है कि तालिबान के तर्जुमान उन्होंने अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की अफ़वाज की मौजूदगी के हवाले से बात की है। सुहेल शाहीन का ये कहना है कि
अगर कोई भी एक फ़ौजी गैर मुल्की अफवाज में से कोई भी फ़ौजी या फिर फ़ौजी कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद रहे अफ़गानिस्तान में तो वो महफूज नहीं होंगे, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ये ऐसी सूरत हाल है जब एक तरफ अफ़गानिस्तान में बैनुल-अक़वामी अफ़वाज इनखला कर रही हैं, वहीं पर अफ़गान फोर्सेस और तालिबान में झड़पों में इजाफा हो गया है। अब बहुत सारे अज़ला पर कब्ज़ा किया है तालिबान ने और पसपा होती हुई दिखाई दे रही हैं अफ़गान फोर्सेस। ताहम कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर अभी तक शदीद लड़ाई जारी है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की क़यादत की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो ख़ित्ते की सूरत हाल पर आने वाले दिनों में किस तरह से असरअंदाज हो सकती हैं, ये मैटर ऑफ कंसर्न्स ज़रूर हैं। बिल्कुल जी, और इसी इंटरव्यू के हवाले से हम अपने ज़रा नाज़रीन को बताएं कि अफ़गानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने एक चीनी टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन अफ़गानिस्तान की मदद कर सकता है और पाकिस्तान से इसके ताल्लुकात बेहतर करवाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम जैसे भी अफवाज का इनखला के हवाले से भी ये प्रोसेस जारी है, और लेकिन जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान की है वो एक बार फिर से तशवीश का बाइस बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुख्तलिफ सूबों में शदीद लड़ाइयाँ भी जारी हैं। और सूबा कंधार के ज़िला पिंजवाई में शदीद लड़ाई के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को पसपाई का सामना करना पड़ा और वहाँ पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और मज़ीद 9 अज़ला पर इस तरह से तालिबान काबिज़ हो गए हैं। और ये एक राय पाई जा रही है, ये एक राय कायम हो रही है सारी सूरत हाल के बाद कि शायद इस इनखला के बाद जो तालिबान है अफ़गानिस्तान में मौजूद, वो ये समझते हैं कि जो इक़्तिदार उनसे छीना गया था वो इक़्तिदार शायद उन्हें वापस मिल चुका है और वो ये जंग जीत चुके हैं। और इस बात का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी किया। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान ऐसा समझते हैं तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है, लेकिन ये सूरत हाल बेहतर ऐसे ही हो सकती है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो तमाम फ़रीक़ैन हैं वो मिल बैठें, मुज़ाकरात की मेज़ पर इस मसले का हल निकालें, क्योंकि अगर इस तरह इस तशद्दुद में और इस लड़ाई में मज़ीद इजाफा हुआ तो पूरे ख़ित्ते में बेचैनी फैल सकती है और इससे बचने के लिए दोनों फ़रीक़ैन को अपना किरदार अदा करना होगा। और जब बात होती है रिजवान, हम देखते हैं कि तालिबान पर असर रसूख के हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन जब से ये तासुर देखने में आया है अफ़गानिस्तान तालिबान में कि वो ये जंग जीत चुके हैं, तो उसके बाद से उन पर असर रसूख पाकिस्तान का भी कम हुआ है, क्योंकि वो खुद को एक अपनी फतह समझते हैं और वो कमांडिंग पोजीशन में आ गए हैं। और इसके बाद सूरत हाल ये है कि वहाँ से लोगों ने नकल मकानी एक बार फिर से शुरू कर दी है इख्तियार करना, और इसको भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल कहा जा रहा है कि इससे पहले भी तकरीबन 30 लाख के करीब जो मुहाजिरीन हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये जो अभी बेचैनी की सूरत हाल पाई जा रही है अफगानिस्तान में, अगर इसके बाद मजीद अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान का रुख करते हैं तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, और इसी पर बात करेंगे माहिर अफ़गान उमूर, माहिर बैन अक़वामी उमूर डॉक्टर शकील अख्तर ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, टेलीग्राफ ने आज खबर दी थी, इस पर तालिबान की जानिब से रद्दमल भी आया कि अफ़गानिस्तान में अगर कोई भी बरतानवी फ़ौजी हो या अमरीकी फ़ौजी हो, चाहे वो सिफारत खाने की हिफाजत के लिए मामूर हों या अफ़गान फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए मौजूद हों, वो अगर मौजूद रहते हैं तो वो महफूज नहीं होंगे। किस तरफ जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के हालात, कहाँ देख रहे हैं आप? जी देखिए, अफगानिस्तान के अंदर अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि तालिबान जो है बड़ी तेजी से पेशकदमी भी कर रहे हैं। और आज की जो इतलात हैं उसके मुताबिक उन्होंने क्लेम किया है कि 421 में से 100 अजला जो हैं उसके ऊपर वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। और जो हालात जो हैं वो सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस जो है उसके आदाद शुमार के मुताबिक और उनके अंदाजों के मुताबिक कंप्लीट इनखला के बाद 6 महीने से 2 साल का अरसा, पहले वो 2 साल कह रहे थे, अब वो 6 महीने का अरसा जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि काबुल गवर्नमेंट जो है, अफगान गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर सकती है। तो हालात को अब इसमें जाहिर है जो हमसाया ममालिक हैं उनके अंदर कंसर्न्स हैं और जायज़ तौर पे कंसर्न्स हैं, क्योंकि माजी के अंदर खास तौर पर पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर इन्फ्लक्स हुआ रेफ्यूजीज का। और अभी ये जो हालात हैं इसमें कुछ ये भी मतलब कुछ अभी की खबर है कि नॉर्थ के अंदर जो पेशकदमी कर रहे हैं अफगानिस्तान तालिबान जो हैं, तो कोई 1000 से ज़्यादा जो मिलिट्री फोर्सेस के उनके पर्सनल हैं वो जो है वो बॉर्डर पार चले गए हैं। और ज़ाहिर है जिससे ये साफ पता चल रहा है कि जी ये बिगड़ती हुई सूरत हाल में रेफ्यूजीज जो हैं वो आ सकते हैं। अब ये है कि ये मामला जो है ज़ाहिर सिविल वॉर की तरफ जा रहा है और उसके खदशात यही है कि तालिबान जो है वो
کس تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہیں اور جو کابل کے اندر جو حکومت ہے وہ کب تک ریزسٹ کر سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آخر جو ہے یہ افغانستان کے اندر پیس جو ظاہر ہے تمام ہمسایہ ممالک کے لیے بہت ضروری ہے افغانستان کے اندر پیس ہونا، وہ کیسے ہوگا. پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اس کے اوپر بڑی واضح اور کلیئر رہی ہے، اور جس میں پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پیس صرف افغان لیڈ اور افغان اون پروسیس کے ساتھ ممکن ہے. تو صورتحال تو یقیناً فی الحال اس میں انسرٹینٹی پائی جا رہی ہے، اور اس میں جو پلڑا ہے وہ بڑی تیزی سے طالبان کا پلڑا بھاری ہوتا نظر آ رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے اور یہ لڑائی زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو کچھ ایسی بیرونی قوتیں، بیرونی طاقتیں بھی ہیں جو افغانستان میں امن نہیں چاہتی. پاکستان نے تو واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے افغانستان میں، لیکن جیسے انڈیا کی بات کر لیں، انڈیا ہمیشہ شر پسندی کی کوشش کرتا ہے. تو اس صورتحال سے کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں ایسی بیرونی طاقتیں؟ جی دیکھیں، ابھی حالیہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور جو ابتدائی طور پہ جو شواہد سامنے آئے ہیں، اس سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ انڈیا جو ہے، اور اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوتے رہے ہیں اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغان ساحل کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال کرتا ہے، اور آگے بھی وہ چاہے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کرے. اور کچھ روز پہلے انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو پھر انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے، وچ مینس کہ وہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. آن دی ادر ہینڈ پاکستان کو اگر دیکھیں تو پاکستان نے بڑا ایک بیلنس ویو لیا ہے، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جی وہ افغانستان کے اندر افغان لیڈ اور افغان اون پروسیس جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے امریکہ نے انخلا کیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارا ساز و سامان طالبان نے اپنے زیر قبضہ بھی کر لیا ہے، امریکہ کو کس چیز کی جلدی تھی؟ اس کی جلد بازی کی کوئی ریزن سمجھ آتی ہیں؟ دیکھیں، جلدی تو 20 سال ہو گئے، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے جو اس کی فائنینشیل کاسٹ ہے وہ بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آن گراؤنڈ ان کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی اور وہ کامیابی کتنی پائیدار تھی وہ بھی دنیا کے سامنے اس کی کلئی کھل رہی ہے. تو جلدی تو بہرحال مطلب ہے کہ ان کو اس حوالے سے جلدی ہے کہ 20 سال کو کم عرصہ نہیں ہوتا. 20 سال کے اندر جو ہے وہ بلوچستان افغانستان کے اندر جو آبجیکٹو لے کے آئے تھے وہ آبجیکٹو دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ آبجیکٹو کس حد تک اچیو کر سکے. جو ڈیموکریسی کی بنیاد انہوں نے وہاں پہ ڈالی، یا جو وہاں پہ سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں وہ جو فورسی کر رہے تھے وہ کس حد تک وہاں پہ لانے میں کامیاب ہوئے اور وہ کس حد تک پائیدار ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی جو افغانستان کی حالیہ صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں سے ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب ایک بڑی تعداد میں ایک بار پھر سے افغان مہاجرین پاکستان کا رخ کر سکتے ہیں. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے خاصی تشویشناک بات ہے، کیونکہ ماضی کے اندر بھی 80 کی دہائی کے اندر بھی اور 90s کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی افغانستان کے اندر سول وار ہوتی ہے تو اس کا ظاہر ایک بڑی تعداد کے اندر ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں. تو اس میں بہرحال پاکستان کے لیے بڑے کنسرننگ ہوگی یہ بات، کیونکہ پاکستان خود بہرحال ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. تو پاکستان کو جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور اپنی معیشت کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اور اسی لیے افغانستان کے اندر جو پیس ہے، امن ہے، وہ پاکستان کے لیے اور باقی ہمسایہ ممالک کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل اختر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ ماہر افغان امور اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے بات ہو رہی تھی افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد کی صورتحال، اور آئندہ چند روز میں یہ صورتحال کون سا رخ اختیار کر سکتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے وقت نکالا. ایوان صدر میں آج منعقد ہوئی تقریب کے حوالے سے ایک بار پھر سے بات کریں گے. پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ترکی کے بر فوج کے سربراہ جنرل امید دندر کو نشان امتیاز ملٹری نوازا. اس حوالے سے اس تقریب کی تفصیل کیا ہے یہ جانیں گے نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز محمد نویر اظہر سے. ایوان صدر اسلام آباد میں معزز مہمان کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا.
जनरल अमीद दंदार अफगानिस्तान में नेटो कमांडर समेत तुर्की की फौज में अहम ओहदों पर फाइज रहे। उन्होंने दोनों दोस्त मुल्कों पाकिस्तान और तुर्की की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग और इसे मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर तुर्की की ज़मीनी अफवाज के कमांडर जनरल अमीद दंदार को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। तकरीब में आला फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। तुर्क कमांडर ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से अपने वफ्द के हमरा मुलाकात भी की, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन समेत बाहमी ताल्लुकात से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क कमांडर ने निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने पर सदर मुमलकत का शुक्रिया अदा किया। तुर्की पाकिस्तान का एक दरीना दोस्त इस्लामी मुल्क है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ रहा है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नवीद अजहर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ऐवान सदर में होने वाली ये एक पुरवकार तकरीब जिसमें तुर्की के बड़ी फ़ौज के सरबराह को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ भी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1300 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और समीना एक दफ़ा फिर 2.97 तक पहुँचते हुए हमें दिखाई दे रही है जो पॉजिटिविटी शरह है कोरोना केसेस की, जबकि 19 अफराद जहाँ भक भी हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, जिसके बाद मजमूई तादाद जो कोरोना की वजह से हलाक होने वाले अफराद हैं उनकी 22,427 तक पहुँच गई है। बिल्कुल जी, और इसी लिहाज से टेस्ट भी किए जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। गुज़श्ता रोज़ भी 45,245 अफराद के टेस्ट किए गए हैं और जैसे भी रिजवान आप बता रहे थे कि मस्बत केसेस आने की शरह 2.97% हो गई है। हम देख रहे हैं कि बतदरीज इस शरह में इजाफा होने लग गया है। एक बार फिर से इसकी वजह यह है कि जैसे ही कोरोना की पाबंदियों में कुछ नरमी हुई तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो मार्केट्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों या फिर तफरीही मकामात हों, वहाँ पर लोगों का एक हुजूम दिखाई देता है जो शायद ये समझ बैठे हैं कि तीसरी लहर में अगर कमी आई है, इसकी शिद्दत में कोई कमी आई है तो शायद कहीं कोरोना ही ख़त्म हो गया है पाकिस्तान से, शायद ये समझ बैठे हैं और उसका नताइज एकदम से आना शुरू हुए कि केसेस में एक बार फिर से इजाफा देखने में आया। तो हम एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम नाज़रीन से कि आप अपनी अगर मामूल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बरकरार रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिए, लेकिन SOPs पर अमल कीजिए क्योंकि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है NCOC की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से कि अगर बद एहतियाती की गई, अगर एहतियात ना की गई, SOPs पर अमल ना किया गया तो चौथी लहर का सामना भी पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। और अभी NCOC ने आज एक दफ़ा फिर अपने ऑब्जर्वेशंस जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि SOPs की खिलाफ वर्जी देखने में आई है। समीना, जैसे आप जिक्र करें थी कि बहुत सारे लोग अब वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद से शायद ये समझ बैठे हैं कि वैक्सीनेशन अगर हो गई है तो अब कोरोना दोबारा नहीं होगा। दूसरी जानिब हम आलमी मंजरनामे से जो खबरें पहुँच रही हैं उसमें डेल्टा वेरिएंट का मरकज़ अब भारत में सामने आया है। एक नया शहर आ गया है जहाँ पर डेल्टा वेरिएंट है, इसके साथ साथ अल्फा और गामा वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया को इससे एक दफ़ा फिर ख़तरा है और जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि 85 से ज़्यादा मुल्कों में ये फैल चुके हैं और ये वैक्सीनेशन को भी रेजिस्ट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन, वो तमाम अफराद जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं उनके लिए भी ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और इन वेरिएशंस में जो सबसे ख़तरनाक बात है कि ये अल्फ़ा और जो इब्तदाई तौर पर कोरोना की इकसाम सामने आई थी उनसे कई गुना तेज़ी से फैलता है, कई गुना ज़्यादा मोहलक है और जानलेवा साबित हो रहा है। तो जिस तरह से कोरोना के बारे में बहुत शुरू में ये बात हुई थी कि शायद ये अब रहेगा, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। जिस तरह से सिचुएशन जो है डेवलप होती है इसमें कोरोना वायरस अपनी इकसाम तब्दील कर रहा है, अपनी अशकाल तब्दील कर रहा है और वेरिएंट सामने आते जा रहे हैं। अभी यूरोप में जो बात हुई कि यूरो कप के दौरान यूरोप ने तमाशाइयों को मैचेस देखने के लिए अलाउ किया, तो आलमी सतह पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी हुई और एक जो मजबूई एक एफर्ट था कि हम कोरोना को शिकस्त दें, कोरोना को ख़त्म करें। तो भारत में तो समीना अभी तीसरी लहर ख़त्म नहीं हुई और अभी तक वहाँ पर केसेस की तादाद जो है वो 40,000 50,000 के लगभग है रोज़ाना। बिल्कुल जी, और इन्हीं आदाद शुमार को लेकर भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया है कोरोना से मुतासरा ममालिक में। पहले नंबर पर तो अमेरिका बदस्तूर है, लेकिन भारत की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई और अभी तीसरी लहर ही ख़त्म नहीं हुई कि डॉक्टर्स की जानिब से ये भी वार्न किया गया है, आलमी इदारा सेहत की जानिब से ये वार्निंग दी गई है कि भारत को एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है जिससे बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और ये लहर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे डेल्टा वायरस का, जो कि इंडियन वेरिएंट है और ये बहुत सारे ममालिक में फैल चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में अभी इस वेरिएंट के केसेस आना शुरू नहीं हुए, लेकिन दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा हैं। और फिजी के वज़ीर आज़म भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं और फिजी में एक साल में कोरोना वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया था,
लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट फिजी में भी पहुंच गया है और फिजी के वजीर आज़म भी कोरोना से महफूज नहीं रहे। और अभी ये भी कहा गया जो बाइडन की जानिब से कि जैसे ही अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि कोरोना वायरस से हम छुटकारा हासिल कर लें, जैसे हमने आज़ादी हासिल की, वो दिन भी दूर नहीं कि हम कोरोना वायरस से भी आज़ादी हासिल कर लेंगे। और वहाँ की आबादी को कहा जा रहा है कि 50 से 60% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया, लेकिन अभी भी केसेस के एतबार से अमेरिका बदस्तूर दुनिया में पहले नंबर पर है। और वैक्सीनेशन की तो ये सूरत हाल है समीना कि जैसे वैक्सीनेशन के लिए या वैक्सीन बनाने के लिए 1 साल का वक्त गुजरा, उसके बाद अब डेल्टा नया वेरिएंट है, इसके ऊपर वैक्सीनेशन का क्या असर होता है, इसके लिए भी स्टडीज़, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स दरकार होंगे। कुछ बात करेंगे बदलते हुए मौसम की। इस्लामाबाद में गुज़श्ता शाम तेज़ हवाएं, आंधी और बारिश हुई। उसके अलावा बहुत सारे बालाई इलाकों में मज़ीद बारिश के हवाले से भी पेशगोई की गई महकमा मौसमियात की जानिब से। अब आने वाले चंद दिनों में मौसम कैसा रहेगा, मानसून, प्री मानसून या फिर पोस्ट मानसून बारिशों के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? डायरेक्टर मेट ऑफिस ज़हीर बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर साहब, कैसा रहेगा मौसम आने वाले 24 घंटे में? आइंदा 24 घंटों के दौरान तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्मी है, लेकिन आज शाम रात बल्कि इस वक्त भी लाहौर के और उसके गिरदोनवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लेकिन मुल्क के ज़्यादातर हिस्से खुसूसन मुल्क के जनूबी हिस्सों में और मुल्क के वस्ती हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्मी रहेगा। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, ये भी बताइएगा कि मॉनसून स्पेल कब से शुरू होगा और इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, इंटेंसिटी कितनी रहेगी? देखिए, मॉनसून पाकिस्तान में जो है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह ये अगस्त और सितंबर जो है वो जारी रहती हैं। जो है 3 से 4 रोज के दौरान तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्मी होगा, लेकिन इस वीक के एंड तक जो है वो मानसून बारिशें हैं और ये मानसून हवाएं जो है वो मज़ीद शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल होंगी, जिसके बायस जो है मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में आज इस वीक एंड तक जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा ज़हीर बाबर साहब, बताइएगा खित्ता पोठवार के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें यहाँ पर हुई उसमें जो जालाबारी जिस शिद्दत से हुई है, ड्यूरेशन कम होता है लेकिन शिद्दत में इजाफा हो जाता है, तो खित्ता पोठवार के हवाले से आगाह कीजिएगा। खित्ता पोठवार में भी जो है उनके ज़्यादातर हिस्सों में आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान मौसम खुश्क और गर्मी होगा, लेकिन फिर 3 से 4 रोज के बाद जो है फिर बारिशों का सिलसिला जो है खित्ता पोठवार के ज़्यादातर हिस्सों में शुरू हो जाएगा। अच्छा ज़हीर बाबर साहब, थोड़ा सा किसानों के हवाले से बता दीजिएगा, चूँकि मानसून का आगाज़ हो रहा है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से नदी नालों में तुग़यानी भी आती है और बाज़ औक़ात सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो किसानों के लिए कोई पैगाम है महकमा मौसमियात की जानिब से? बिल्कुल, आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान तो बारिश का इम्कान नहीं है, तो इस हवाले से किसान हज़रात जो है वो पानी देने का अमल जो है खेतों में खलिहानों में वो जारी रखें, लेकिन इसके बाद जो है वो मानसून स्पेल स्टार्ट हो जाएंगे, बाकायदा बारिशें शुरू हो जाएंगी खासतौर चावल की काश्त के इलाकों में, तो ये बारिशें जो है उम्मीद है कि किसानों के लिए अच्छी साबित होंगी। बहुत शुक्रिया ज़हीर बाबर साहब, डायरेक्टर मेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें तफसीली और हमारे नाज़रीन को तफसीली उन्होंने अपडेट किया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ है MCB बल्क रफ्तार। ये मिनटों में पैसे पहुंचाए जब भी मैं चाहूँ मेरे बल्क रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में, जो मैं MCB की 1400 से ज़ायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से आसानी से वसूल कर सकती हूँ या ज़रूरत के मुताबिक ATM से निकाल सकती हूँ और हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है फौरन। MCB बल्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। नासिर, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान में क्या हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ ने तीसरा और आखिरी T20 मैच में भी कौमी खवातीन को हराकर सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली है और ये मैच खेला गया जिसमें मेज़बान टीम ने पाकिस्तानी खवातीन को 6 विकेटों से शिकस्त दी। सेंट जोन्स में बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान खवातीन टीम से कि वो सीरीज़ में कमबैक करेंगी। दूसरा T20 मैच कदरे आसान था, लेकिन उसमें भी डकवर्थ मेथड की वजह से, बारिश की वजह से मैच मुतासिर हुआ और पाकिस्तान टीम 7 रन से वो मैच हार गई, पाकिस्तान की खवातीन की टीम। और अब तीसरा T20 मैच जो कि खेला गया गुज़श्ता शब, उसमें
ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم نے کامیابی حاصل کی، 102 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی قومی خواتین کرکٹ ٹیم۔ پاکستان کی جانب سے عالیہ ریاض ایسی بیٹر تھی جنہوں نے 29 رن سکور کیے تھے، جبکہ دوسری جانب مطلوبہ ہدف ویسٹ انڈین ویمنز نے حاصل کر لیا 19ویں اوور میں، اور یوں 3 T20 میچز کی سیریز انہوں نے کلین سویپ کی ہے 3-0 سے۔ اب پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین 3 T20 میچز کی سیریز تھی، جو تیاری تھی وہ بھی اچھی تھی خواتین قومی کرکٹ ٹیمز کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ انڈین خواتین کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ اچھا پرفارم کیا انہوں نے، اور تینوں میچز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو انہوں نے آؤٹ کلاس کیا۔ بالکل جی ناظرین، کھیل کے میدان سے بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت بھی ختم ہوا۔ سمینہ رانا اور رضوان علی احمد کو ہماری پوری نیوز ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نے